हेलो बच्चा पार्टी, आज हम लोग क्या समझेंगे हमारा 10th चैप्टर दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखो यार, ये वीडियो स्पेशली ना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर का कुछ भी नहीं किया है बट मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करना चाहते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इजीली इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ईजी वे में आज हम इस चैप्टर को करेंगे। तो इस सिंगल वीडियो के अंदर बच्चों आपको सारी चीजें मिलने वाली है। इस चैप्टर में से जितने भी मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। तो इस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देखो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम ही है लाइट। तो सबसे पहले लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम लोग क्या चीजों को देख पाते हैं। ये नॉर्मली मैंने वैसे ही लिख दिया। तो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से स्टार्ट होते हैं। मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें है ना बाय एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बस वही सारी चीजें मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने क्या लाइट के दो फिनोमेना के बारे में बात करनी है, और वो कौन से हमारा एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा कौन सा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जहां पे भी बच्चों हम लोग क्या रिफ्लेक्शन की बात करेंगे वहां पे हम लोग बात करते हैं किसकी? मिरर की। ओके, और जहां पे हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की वहां पे हम लोग बात करते हैं लेंस की। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इस चैप्टर को हम लोगों ने क्या टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक है हमारा रिफ्लेक्शन मींस क्या मिरर वाला पार्ट, और दूसरा हमारा लेंस वाला पार्ट। तो पहले हम लोग क्या इस पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, देन हम लोग क्या इसको स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मिरर और लेंस की मैंने बात करी, तो सबसे पहले बच्चों इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि जो बेसिक डिफरेंस है मिरर और लेंस के बीच में वो क्या होता है। कि अगर आपके सामने क्या मिरर और लेंस रख दिया जाए तो आप देख के कैसे बता पाओगे कि उनमें से कौन सा हमारा मिरर है और कौन सा लेंस है। तो देखो बच्चों, मिरर की भी क्या होती है? दो साइड्स होती हैं। लेंस की भी हमारी कितनी साइड्स होती हैं? दो साइड्स होती हैं। ओके, तो मिरर जो होता है ना उसमें हमेशा ही एक साइड जो होती है ना वो क्या की होती है? पेंट की होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया ये चीज, तो मिरर को क्या है, जैसे कि मान लो ये मैंने मिरर यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो अगर मान लो ये वाली साइड पेंट की हुई है तो इस पे क्या इस तरीके से ये जो लाइंस है इस तरीके से यहाँ पे क्या लाइंस हम लोग क्या शो करते हैं। तो यहाँ जहाँ पे भी आपको इस तरीके की लाइन शो ना, उसका मतलब क्या है कि वो कौन सी सरफेस है? उसकी पेंट की हुई सरफेस है। तो आपने घर में भी शीशा देखा होगा, तो आपने देखा है कि उसके बैक साइड पे क्या होता है? रेड कलर का या फिर ब्लू से कलर का पेंट किया होता है। तो मिरर में हमेशा एक साइड बच्चों क्या होती है? पेंटेड सरफेस होती है, और जो दूसरी साइड होती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिश्ड सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब लेंस की बात करें तो लेंस में बच्चों कभी भी जो साइड है, दोनों साइड में से कोई भी साइड जो है वो पेंट नहीं की होती है। ये क्या होता है? टोटली ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर आपको क्या मिरर और लेंस आपके सामने रख दे तो आपने बस ये देखना है कि क्या उसमें दोनों में से कोई साइड पेंट की हुई है। अगर की हुई है तो वो कौन सा होगा? मिरर। अगर कोई भी साइड पेंट नहीं की हुई है तो वो कौन सा होगा? लेंस। बेसिक सा डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या चीज होती है? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो बच्चों आपके हाथ में क्या एक बॉल है, आपने उस बॉल को क्या दीवार पे मारा, तो क्या होगा? जो बॉल है वो दीवार से टकरा के वापस आपकी साइड ही आ जाएगी। इसी चीज को लाइट के केस में हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बस आपने क्या करना है, जो बॉल है उसको रिप्लेस कर देना किससे? लाइट से। और जो हमारी दीवार है उसको रिप्लेस कर देना किससे? मिरर से। तो मान लो यहाँ पे क्या मिरर है, मिरर की ये वाली साइड क्या हुई है? पेंट की हुई है। तो दूसरी साइड कौन सी होगी? हमारी शाइनिंग सरफेस कह सकते हो या फिर पॉलिश्ड सरफेस कह सकते हो। ठीक है, तो इस पे क्या होगा? जब जो हमारी लाइट होती है जब इस पे गिरती है तो वो क्या होती है? जो हमारा मिरर है उससे टकरा के क्या वापस उसी साइड में क्या वापस मुड़ जाती है। और इसी चीज को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन जैसे कि लिखी हुई है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस लाइक द मिरर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लेकिन इसको समझने से पहले यहाँ पे एक डायग्राम है उसको मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ये क्या बनाया हुआ? मिरर। तो मैंने आपको बताया था जिस साइड पे क्या इस तरीके की लाइन शो वो कौन सी होती है? मिरर की पेंट की हुई साइड। और दूसरी हमारी ये वाली साइड फिर कौन सी होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, जो हमारे काम की होती है। तो उसके बाद क्या है, जो मिरर के ऊपर जब बच्चों क्या लाइट गिरती है तो जो आने वाली जो लाइट है जो मिरर पे गिर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, तो आप एरो देख सकते हो इस तरीके से मैंने डाला हुआ, दैट मींस ये रे क्या मिरर पे आ रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जब ये क्या करते हैं मिरर के यहाँ मिरर के साथ क्या हुई है? टकराई। टकराने के बाद ये क्या इस तरीके से इस डायरेक्शन में वापस चली गई। तो जो वापस जाने वाली रे होती है उसको अब हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब इस रे को हम लोग क्या रिफ्लेक्टेड रे क्यों कहते हैं? क्योंकि रिफ्लेक्ट जो वर्ड है ना उसका मतलब क्या होता है बच्चों? वापस भेजना। तो आप देख सकते हो लाइट क्या जिस साइड से आ रही है उसी साइड वो क्या वापस भी जा रही है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? उसके बाद क्या होता है मिरर के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर क्या ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ये क्या कर रही थी? मिरर से टकरा रही थी। तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं? 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा क्या होता है? जो हमारा मिरर है उसके साथ क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे बना होता है। ओके, देखो हमारे पास क्या तीन मेन चीजें होगी, एक हमारी इंसिडेंट रे, दूसरी हमारी रिफ्लेक्टेड
रिफ्लेक्टेड रे और तीसरी होगी हमारी नॉर्मल। अब जो नॉर्मल है, अगर नॉर्मल के साथ क्या है हमारी जो इंसिडेंट रे है वो क्या एंगल बना रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है वो कौन बना रहा है, इंसिडेंट रे बना रहा है। इसी तरीके से जो हमारा नॉर्मल होता है उसके साथ जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे आप एंगल बना लेना इस तरीके से। ये जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने जैसे कि नीचे लिखा हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। अब हमारे पास क्या जो लॉज है वो क्या है, पहली जो हमारी लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस जो हमारा एंगल आई होता है और आर होता है वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कई बार आपको 1 मार्क का इजी सा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसकी वैल्यू से 45 डिग्री है तो वहां पे आपको बताना होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो आपने इस लॉ को माइंड में रखना है कि ये दोनों एंगल हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर आई की वैल्यू 45 डिग्री है तो हमारा आर भी बच्चों कितना होगा, 45 डिग्री। क्लियर। दूसरी जो हमारी लॉ है वो कौन सी है कि जो बच्चों हमारी क्या होती है, जो इंसिडेंट रे है, ये हमारी क्या इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो तीनों क्या होते हैं, इस सेम ही प्लेन के अंदर हमारी क्या है, लाई करती हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हम लोग क्या कुछ लिख रहे हैं, तो जितनी चीजें हमने लिखी इसी बोर्ड पे लिखी, एक ही प्लेन में लिखी ना, इसके लेफ्ट राइट हमने कंसीडर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब होता है एक ही प्लेन में। तो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होती हैं, लाई करती हैं इन दी सेम प्लेन। तो ये हमारी क्या है, 2 लॉज है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप कि आपको समझ आ गया। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या देखो, टाइप्स ऑफ मिरर की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली हमने मिरर को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो हमारा प्लेन मिरर और दूसरे हो गए हमारे स्फेरिकल मिरर। अब जैसे कि नाम से क्लियर है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है, प्लेन चीज। ये वो वाला मिरर है बच्चों जो हम लोग क्या घर में यूज करते हैं। तो आपने देखा वो इस तरीके से क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, प्लेन होता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे इस साइड पे ये क्या ये वाली लाइन शो किया, तो दैट मीन्स ये वाली कौन सी होगी, हमारी पेंटेड सर्फेस। और फिर उसके ऑपोजिट हमारी कौन सी सर्फेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलिश्ड सर्फेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद बच्चों क्या हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है, देखो स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है कि ये क्या होंगे, राउंड इन शेप होंगे। जैसे ये प्लेन मिरर तो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी डायग्राम, तो ये क्या होता है, थोड़े राउंड इन शेप होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो बच्चों जो स्फेरिकल मिरर है ना वो बनाए कैसे जाते हैं, हमारे पास क्या होता है, जो ग्लास मीन्स क्या, कांच का एक स्फीयर होता है, इस तरीके से होलो स्फीयर होता है, बीच में से खाली होगा वो, ठीक है। उसका मान लो से मैंने इतना पार्ट क्या कर लिया, ये जो पार्ट था इसमें से कट कर लिया, इसको कट करके मैंने अलग निकाला, तो इतना हिस्सा क्या बाहर आ गया ना। अब या तो हम लोग क्या इसकी ये वाली अंदर वाली साइड को पेंट कर देंगे या फिर इसकी बाहर वाली साइड को पेंट कर देंगे। उसी बेस पे हमारे पास क्या जो 2 हमारे मिरर है वो क्या बनते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमने क्या अंदर वाली साइड को पेंट किया या बाहर वाली साइड को पेंट किया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि एक हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो बच्चों मान लो से इस डायग्राम की बात करें, तो अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूं तो इसका सर्कल किस साइड कंप्लीट होगा, मेरे को साफ साफ दिख रहा है इस साइड पे इसका सर्कल कंप्लीट होगा, राइट, क्योंकि इसकी शेप क्या इस तरीके से है। तो इस साइड में मैंने सर्कल कंप्लीट कर दिया। अब आप देख सकते हो ये लाइंस का क्या मतलब होता है कि ये पेंट की हुई सरफेस है, तो पेंटिंग वाली सरफेस जो बाहर है दैट मींस अंदर वाली फिर हमारी कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो वो वाला मिरर बच्चों जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो, इनवर्ड। अब समझ में आ रहा है ना, इनवर्ड वर्ड क्यों लिखा, इनवर्ड का मतलब कि सर्कल के अंदर आ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो वो वाला मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अगर मैं इसका सर्कल क्या है यहाँ से इस तरीके से कंप्लीट करती, तो आप देख सकते हो कि पेंट वाली सरफेस क्या आ रही है, अंदर आ रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या आ गई, बाहर आई। फिर क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, पेंट वाली साइड के जस्ट ऑपोजिट होती है, तो ये हमारी क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसीलिए हमने लिखा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, आउटवर्ड होगी, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ना इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, भूल जाते हैं कि किसकी आउटवर्ड होती है और किसकी इनवर्ड होती है। तो इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। आपने बच्चों इसको कैसे याद करना है, इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, हाउ टू रिमेंबर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इजीली। अब देखो बच्चों हमारे लिए मिरर की कौन सी साइड काम की होती है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आपने सिर्फ क्या करना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है या आउटवर्ड है, उसी के बेस पे हम लोग बताएंगे कि वो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है। तो अभी आप इन दोनों वर्ड को ध्यान से देखो, जो इनवर्ड है एंड आउटवर्ड वर्ड है, इसमें स्पेलिंग देखो किसके ज्यादा। आप देख सकते हो आउटवर्ड की स्पेलिंग क्या ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, मैं कह सकती हूँ कि आउटवर्ड क्या बड़ा है, इनवर्ड क्या छोटा साइज में। इसी तरीके से अगर आप कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स को देखोगे बच्चे, तो आप देख सकते हो कि कॉनकेव में क्या ज्यादा स्पेलिंग है, तो ये क्या है बड़ा है, और कॉन्वेक्स क्या है छोटा है। तो हमने क्या करना है, छोटे को क्या बड़े के साथ मिला देना है, और ये बड़ा तो इसको क्या मिला दो, छोटे के साथ मिला दो। मतलब ऑपोजिट करना, मीन्स नो पार्शियलिटी। हमने किसी के साथ
पार्शियलिटी नहीं करनी, तो जो छोटी चीज़ होगी उसको बड़ी देंगे, जो बड़ा उसको छोटी चीज़ देंगे। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन याद रख सकते हो। तो कॉनकेव मिरर कौन सा हो गया फिर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड, और कॉन्वेक्स कौन सा हो गया जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड। एंड यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और है कि ये जो हमारा क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और जो हमारा क्या है कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज वर्ड का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे मीट करना, ठीक है, और डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ऐसे क्यों बोलते हैं इन मिरर को, ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाई है, तो ये हमारा कौन सा हो गया। अब इस मिरर को आपने आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स, आप क्या करोगे, सबसे पहले उस मिरर का जिस साइड पे सर्कल कंप्लीट हो रहा है ना, सर्कल कंप्लीट कर लो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लाइंस वाली साइड तो बाहर आ रही है, दैट मींस उसके ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या सर्कल के अंदर आ रही है, दैट मींस इसका इनवर्ड है, और इनवर्ड क्या स्पेलिंग छोटा तो उसको बड़े के साथ मिलाएंगे, दैट मींस कॉनकेव, राइट। तो ये हमारा कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है इसकी क्या खासियत है, क्योंकि बच्चों ये क्या होता है, इस तरीके से शेप में होता है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या अंदर वाली साइड है ना, ये सारी साइड है। यहाँ पे क्या लाइट जो है, जब भी हमारी क्या जो रे है वो आएगी, जब इस पे क्या स्ट्राइक करेगी, तो सारी की सारी जो रे है ना वो इस तरीके से क्या होती है, एक ही पॉइंट पे क्या इकट्ठी हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉनकेव मिरर है वो क्या कर रहा है, जो सारी की सारी जो इंसिडेंट रे है उनको क्या है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सारी की सारी क्या है एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। इसी वजह से इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि कन्वर्ज वर्ड का मतलब क्या होता है, मीट एट द सेम पॉइंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी रेस जो आ रही थी वो एक ही पॉइंट पे मीट करी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर। ओके, अब आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जितनी भी मैंने डायग्राम्स बनाई है ना यहाँ पे, तो जो आने वाली रे है, जो इंसिडेंट रे है, उसको मैंने क्या है ब्लू कलर से बनाया है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैंने रेड कलर से शो किया है, सो दैट आपको क्लियर कट पता चले कि कौन सी हमारी इंसिडेंट रे है और कौन सी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये जो हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम लोग क्या डाइवर्जिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों इसकी शेप ही कुछ इस तरीके से है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो काम की हमारी साइड है वो ये वाली साइड है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वो है आउटवर्ड। तो जब इस पे क्या है जो रेज है वो क्या है इस तरीके से स्ट्राइक करती है, तो वो क्या होगी, उसकी रिफ्लेक्शन होगी, वो टकराने के बाद इस तरीके से कुछ चली जाएगी। तो ये क्या होता है, सारी अलग अलग डायरेक्शंस में आप देख सकते हो फैल रही हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं हो रही, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ओके, तो ये चीज़ भी आपने एक ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिरर का काम। अभी देखो बच्चों, आप भी घर में मिरर यूज करते हो, तो आपको पता है कि मिरर के सामने हम लोग क्यों जाते हैं, अपनी फोटो देखने जाते हैं ना। तो मिरर का हमारा काम क्या है, यही होता है। मिरर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना। अब इमेज क्या होती है, जो फोटो होती है ना, उसको हम लोग क्या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, राइट। तो आप शीशे में जब अपनी शक्ल देख रहे होते हो, तो जो शक्ल आप देख रहे हो ना अपनी, वो आपकी क्या है, इमेज है, और उस टाइम पे आप खुद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। मीन्स क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, मिरर के सामने बच्चों जो भी चीज पड़ी है, जिसकी फोटो आप क्या शीशे के अंदर देख रहे हो, तो जो चीज रियल में है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और उसकी जो फोटो बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मैंने नीचे बनाया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इसकी क्या बनी हुई है, इमेज। एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो इमेज होते हैं ना, उसको हम लोग क्या इस तरीके से डॉटेड लाइन से हमेशा क्या शो करते हैं। तो मैंने ऊपर भी इसी तरीके से बनाया, नीचे भी बनाया, तो जहाँ पे भी आपको क्या डॉटेड लाइन में इस तरीके से एरो दिखेगी, तो आपने समझ जाना है कि वो क्या है, हमारी इमेज है। तो आगे हमारे पास क्या है, व्हाट इज आस्क्ड अबाउट द इमेज इन द क्वेश्चंस। अभी देखो बच्चों, क्वेश्चंस में आपसे इमेज के बारे में क्या पूछते हैं, ऑब्जेक्ट पता चल गया क्या होता है, इमेज पता चल गई क्या होती है, लेकिन पूछते क्या इमेज के बारे में, आपसे पूछते हैं कि जो इमेज है ना उसकी पोजीशन बताओ, कि इमेज कहाँ पे बनी। ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने कहीं रखा होगा, तो आपसे पूछेंगे कि उसकी जो इमेज है कहाँ पे बनी, मिरर के आगे बनी, पीछे बनी, पोजीशंस बतानी है। दूसरा हमसे पूछ सकते हैं उसके साइज के बारे में, मीन्स कि मान लो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो इमेज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, बड़ी बन रही है, मीन्स एनलार्ज बन रही है, या फिर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या छोटी बन रही है, मीन्स क्या है, डिमिनिश्ड बन रही है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज। नेचर के अंदर हमने क्या होते हैं, दो चीजें बतानी होती है। कौन कौन सी बतानी होती है,
एक तो हमने बताना होता है कि जो हमारी इमेज है वो क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब सीधी है, कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा था, उसकी इमेज भी क्या है, सीधी सीधी उसी तरीके से बन रही है जैसे कि आप घर में जो शीशा यूज करते हो उसमें हमारी इमेज बनती है। तो जैसे हम खड़े होते हैं वैसे हमें क्या इमेज दिखाई देती है, हमारी सीधी इमेज बनती है। दैट मीन्स वो इमेज कौन सी है, इरेक्ट है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है लेकिन इमेज बिल्कुल ऑपोजिट बन रही है, उल्टी बन रही है, तो वो हमारी कौन सी होती है, इन्वर्टेड इमेज। और साथ में हमें क्या बताना होता है कि वो रियल है या वर्चुअल है। रियल का मतलब क्या होता है, जो इमेज क्या है अपने आप बने उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जो इमेज क्या अपने आप ना बने। इमेज कैसे अपने आप बनती है और कैसे अपने आप नहीं बनती है, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। तो अभी फिलहाल आपको इतना पता चल गया कि हमें इमेज के बारे में क्या बताना, उसकी पोजीशन, उसके साइज के बारे में, उसके नेचर के बारे में। ठीक है, नेचर में हमने 2 चीजें बतानी होती हैं, ये जो मैंने आपको बता दी। तो अब आगे क्या हमारे पास, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड। अब मींस क्या, इमेज हमारा बनता कब है। अब कैसे बनेगा, जब हमारे पास क्या होता है, एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट। अब ये क्या चीज है, जैसे मैं आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा सकती हूँ। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इस फर्स्ट डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे बच्चों क्या हमारे पास ये क्या हमारा कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या इनवर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या था, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट बड़ा, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ से क्या एक इंसिडेंट रे आ रही है, वो यहाँ पे क्या उसकी रिफ्लेक्शन हो रहा है, टकरा के वो क्या इस तरीके से वापस जा रही है। राइट, तो रेड वाली जो रेज है वो हमारी कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये हमारी रे आ रही थी, ये इंसिडेंट रे हमारी चली गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो हमारी 2 रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये वाली और ये वाली, ये क्या इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही है, मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे क्या होती है, हमारी कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट कर दिया, उसी पॉइंट पे बच्चों हमारी क्या बनती है, जो इमेज है वो बनती है। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने डॉटेड करके यहाँ पे क्या एरो बनाई हुई है, तो यहाँ पे हमारी क्या इमेज जो है वो बन रही है। लेकिन जैसे इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो रेड कलर से है वो हमारी कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है। तो एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे होगी, एक ये वाली होगी। तो आप देख सकते हो ये क्या इस तरीके से जा रही है, जितना ये आगे जाती जाएंगे उतना ये एक दूसरे से क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है ना। तो ये कभी भी क्या एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसे केसेस में जहां पे क्या जो रे है वो हमें लगे कि इंटरसेक्ट नहीं हो रही, उसको हम लोग क्या करते हैं, खुद ही पीछे की तरफ क्या कर देते हैं, इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट पे या हमारी क्या बन जाएगी, जो इमेज है वो बन जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या जो रेज है वो अपने आप इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, हम लोग करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट करेगी तो जो हमारी इमेज बनती है वो कौन सी होती है, रियल होती है, मतलब सच में हमारी इमेज बन रही है। लेकिन जब हमारी रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, अपीयर टू मीट, जब अपने आप नहीं बनती, हम लोग क्या इस तरीके से पीछे खुद बढ़ा के उसको एक्सटेंड करके क्या मीट करवाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपीयर टू मीट। ओके, और इस वजह से जो हमारी इमेज बनती है वो कौन सी होती है, हमारी वर्चुअल इमेज। तो ये थे बच्चों कुछ बेसिक सी चीजें जो हमें क्या पता होना चाहिए थी। उसके आगे क्या अब हम लोग देखेंगे कि जो 2 तरीके के मिरर थे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे पूछते हैं। तो 2 मार्क्स के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम आपने सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि घर पे जो शीशा होता है वो क्या प्लेन मिरर है, उसके अंदर आपने देखे अपनी फोटो कैसे बनते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है। तो पहला पॉइंट, जैसे कि हमारे पास क्या है, इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इमेज क्या हमेशा सीधी बनती है, हमें पता है। इसके अंदर जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है प्लेन मिरर के अंदर। तीसरा क्या है, जितना हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही एग्जैक्टली हमारा क्या इमेज का साइज जो है वो होता है। ये आपको पता है कि शीशे के सामने जितने साइज की चीज पड़ी होती है एग्जैक्टली उतने साइज की चीज आपको क्या शीशे के अंदर दिखाई देती है। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, कि जो इमेज होता है वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि मान लो ये हमारा क्या एक मिरर है, मिरर के सामने यहाँ पे चीज की जो राइट साइड है वो हमें मिरर में क्या है, लेफ्ट दिखाई देती है, और लेफ्ट जो साइड है वो कौन सी दिखाई देगी, राइट साइड दिखाई देगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। फिफ्थ पॉइंट क्या है, जो इमेज का डिस्टेंस होता है, मान लो ये हमारा मिरर है, तो मिरर से जितने डिस्टेंस पे क्या बाहर ऑब्जेक्ट पड़ा है, मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पे एग्जैक्टली हमारी इमेज क्या है बनती है। तो ये दोनों डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो प्लेन मिरर के बेस्ड आपको सिर्फ एक यही क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो स्फेरिकल मिरर के थ्रू जो इमेजेस बनती हैं, ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर जो इमेजेस बनती है उसको देखने से पहले बच्चों हम लोग क्या थोड़ा सा जान लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, और कि इसके बारे में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो, पहले मैंने दोनों तरीके के मिरर बनाए हैं, पैरेलल में काम करेंगे। तो कॉनकेव मिरर है और ये वाला हमारा कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास बच्चों क्या होता है, पहली जो चीज है दैट इज पोल। तो हमारा जो मिरर होता है एग्जैक्टली उसका बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। तो यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, क्लियर। और पोल को हम लोग क्या कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं।
उसके आगे हमारे पास क्या है, जो देखो बच्चों स्फेरिकल मिरर होते हैं, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, किसी टाइम पे किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं ना स्फेरिकल मिरर, तो अगर हम लोग क्या उसका जो सर्कल है वो कंप्लीट करें तो उस पूरे सर्कल का, इस पूरे सर्कल का जो सेंटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सिंपल आपने मैथ्स में भी पढ़ा, सर्कल सर्कल का आपको पता है सेंटर होता है, रेडियस भी होता है, तो सेम वही चीज है, आपने सिर्फ इसके साथ वर्ड लगा देना कौन सा, ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर आपको पता है सर्कल का क्या होता है, उसके साथ लगा दिया हमने ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज ए पार्ट। तो दोनों का क्या होगा, इसका सर्कल इस साइड कंप्लीट होगा तो इसका ये वाला क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके आगे हमारे पास क्या है, तीसरी जो टर्म है दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस आप साथ साथ यहाँ पे रीड करते जाना, मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये हो गया सर्कल, सर्कल का ये हो गया सेंटर, सेंटर को यहाँ से इस तरीके से मिलाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है ना। तो इसी तरीके से इसमें है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड जो पोल है उसको ज्वाइन कर दो, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका आप देख सकते हो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया यहाँ पे, और इसका क्या हो गया, ये वाला हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है फोकस। तो फोकस क्या होता है, फोकस का मतलब भी क्या होता है, एक ही पॉइंट के ऊपर क्या कॉन्सेंट्रेट करना। हम लोग कहते हैं ना फोकस करो स्टडी के ऊपर, तो वही चीज है, मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर क्या चीजों को इकट्ठे होना। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है, तो आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सारी पैरेलल आने वाली रेज को ये क्या करता है, एक ही पॉइंट पे यहाँ पे क्या मीट कर रहा है। तो आप देख सकते हो सारी की सारी जो रेज है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या मीट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो इसमें क्या होता है, रियल में फोकस बनता है, इसके अंदर जो फोकस बनता है वो क्या रियल में नहीं बनता इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या रेज जो है वो क्या है डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाते हैं, तो हम लोग क्या पीछे एक्सटेंड करके, आप देख सकते हो डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे बनाया, तो इन लाइंस को क्या पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पे मीट करवाया है, तो ये हमारा क्या बन गया, फोकस। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से देख लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लास्ट है हमारा क्या, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या सिंपल सी चीज़ है, जो बच्चों हमारा फोकस होता है, कैपिटल एफ से लिखते हैं हम लोग फोकस को, तो एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल एफ से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है, वो क्या है कि यहाँ पे बच्चों देखो ये जो हमारा फोकस होता है ना एफ, ये एग्जैक्टली क्या होता है, सी और पी के क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है, इस तरीके से लाइन है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, पी है, पोल है, तो एग्जैक्टली सेंटर के अंदर क्या होता है, हमारा जो एफ है वो बनता है। इसीलिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है। क्लियर। तो इसलिए हम लोग क्या है, यहाँ पे आगे जो हमारा टॉपिक मैंने लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन दी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ एफ, तो वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2f। कैसे बना आर इज इक्वल टू 2f, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, एफ हो गया, तो ये भी इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया, एफ हो गया, और ये पूरी चीज क्या होती है, आर। तो आर इज इक्वल टू क्या बन गया, 2f। ठीक है, तो या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एफ की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, r/2। तो इसके बेस्ड आपको क्या होता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने नीचे लिखे हुए हैं, एक तो आता होता है आपको डिफाइन दी प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस पूछते हैं, तो ये आप डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला मैंने आपको बताया, इसके बेस्ड इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है आपको 2 मार्क्स में। आपको क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी हुई है, आपको क्या है, एफ की वैल्यू निकालनी है, फोकल लेंथ की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला r इज इक्वल टू 2f। तो हमें फोकल लेंथ पता करनी है, तो वो क्या होगा, r का हाफ होएगा, तो r की वैल्यू क्या 20 है, तो 20 का हाफ क्या कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको क्या है, इस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया ये क्या प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो वही मैंने लिखे हैं। ड्रॉ एनी डायग्राम टू शो दिस स्फेरिकल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको क्या है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो कैसे बनता है, उसकी डायग्राम ड्रॉ करो। तो इस तरीके से आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, सारी पैरेलल रेज क्या इस तरीके से आएगी, और क्या रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से एक ही पॉइंट पे सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो ये वाली सारी की सारी क्या हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है। ठीक है, और पैरेलल रेज जो है वो क्या आने वाली इंसिडेंट रेज है। यहाँ पे क्या है, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। इसको हम लोग क्या पीछे प्रोजेक्ट करके यहाँ पे क्या फोकस को खुद फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये
डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करके देखनी है, आपको आ सकता है इस तरीके से। एक और क्वेश्चन जो आया हुआ 1 मार्क का, वो क्या है, द डायग्राम शोज ए कॉनकेव मिरर, आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, वाई एंड जेड आपको क्या है बताना है कि क्या क्या चीज़ है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, सी होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेंटर में एफ बनता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी। तो अगर आपने ऊपर वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर रहे हैं तो आप बता दोगे कि इसका आंसर, राइट आंसर हमारा क्या है। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन ए। वाई हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग क्या आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम लोग क्या स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अभी देखो बच्चों, हमने क्या, जब भी मिरर के अंदर क्या कोई इमेज बनानी है तो हमने हमेशा क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, हमेशा मिरर के सामने रखना है, मींस इन द फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्यों? क्योंकि हमारे लिए मिरर की सिर्फ कौन सी साइड काम की होती है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही काम की होती है, ठीक है। उसके बेस्ड हम लोग क्या अभी देखेंगे कि हमारा जो कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर होता है उसमें हम लोग क्या, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको क्या कहाँ कहाँ रख सकते हैं, मीन्स पोजिशन जो है ना ऑब्जेक्ट की फॉर दी कॉनकेव मिरर। तो अगर हम पहले बात करें कॉनकेव मिरर की, तो यहाँ पे क्या है, पहली पोजीशन जो होती है बच्चों वो कौन सी होती है, एट इन्फिनिटी। मतलब हम लोग क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, अब मैंने आपको बताया था एरो से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जो हमारा मिरर है उससे क्या बहुत ही ज्यादा दूर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सन। तो आपको पता है सूरज हमसे कितनी दूर है, तो हम मान सकते हैं कि सन हमारे लिए किस डिस्टेंस पे, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो पहली पोजीशन होती है एट इन्फिनिटी, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारे जो मिरर है उससे क्या बहुत ही ज्यादा दूर है, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है। दूसरी पोजीशन बच्चों हमारी कौन सी होती है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो क्या हमारे मिरर से क्या बहुत ज्यादा भी दूर नहीं है, बहुत पास भी नहीं है। अब जैसे आप देख सकते हो सी से क्या इतने डिस्टेंस पे पीछे हमारा क्या ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बना हुआ है। अब एक चीज आपने नोटिस करनी है, ये एट इन्फिनिटी और बियॉन्ड सी वाली पोजीशंस को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्योंकि दोनों में क्या सी के पीछे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसमें भी सी के पीछे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो आपने बच्चों ये ध्यान रखना है, जो हमारा सी है और जो ऑब्जेक्ट है अगर उसके बीच में कहीं भी आपको क्या है इस तरीके से डॉटेड लाइन दिखे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, तो उसके बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो तो आपने समझ जाना वो ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन पे है, इन्फिनिटी पे है। और अगर आपको क्या इस तरीके से डॉटेड लाइन ना लगी हो, पूरी लाइन ही यहाँ पे शो, तो आपने समझ जाना कौन सी पोजीशन है, बियॉन्ड सी। क्लियर? तो अभी देखो बच्चों, हम लोग क्या पोजीशंस कैसे बनाएंगे, हमने सिर्फ इतना काम करना है कि हम लोग क्या करेंगे, मिरर से ऑब्जेक्ट को क्या सबसे पहले सबसे ज्यादा दूर रखते हैं, फिर क्या धीरे धीरे क्या मिरर के पास आते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या पोजीशंस को डिसाइड करेंगे। तो दो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हमारी क्या है, एट सी। तो पहले देखो हमारा क्या था, जो ऑब्जेक्ट था वो सी से क्या थोड़ा सा पीछे था, अभी एक स्टेप और आगे मूव कर जाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एग्जैक्टली सी के ऊपर, तो मीन्स एट सी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट को सी पे था, सी से फिर एक स्टेप आगे आ जाओ तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में कहीं हो सकता है। उसके बाद क्या है, एट एफ, तो यहाँ पे क्या है, एफ के ऊपर एग्जैक्टली हमारा क्या जो ऑब्जेक्ट है वो क्या पड़ा है। या फिर हमारा क्या है, उससे एक स्टेप और आगे चलेंगे तो कहाँ हो सकता है, एफ और पी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है, ये 6 पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसके अंदर क्या होता है, कितनी पॉसिबल पोजीशंस है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही पॉसिबल पोजीशन है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर है ना उसका जो फोकस और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, मिरर के बैक साइड पे होते हैं। हमारी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ये है, तो हम लोग क्या ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के सामने रखेंगे ना, इस साइड पे तो ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं सकते। तो ये एफ पी और ये सारी पोजीशन हमारे लिए यहाँ पे होती ही नहीं है। तो पहली पोजीशन तो क्या बनी, एट इन्फिनिटी, जो कि उसमें भी थी कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से क्या काफी दूर है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाई हुई आप देख सकते हो। और दूसरी पोजीशन उसके बाद क्या हो सकता है, अभी देखो इन्फिनिटी के बाद यहाँ पे क्या सिर्फ एक पोल ही है, ये हमारा क्या सेंटर पॉइंट जो होता है मिरर का वो क्या पोल है। तो हम लोग सेकंड पोजीशन क्या लेते हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो मतलब कहीं भी अब पोजीशन रखी होगी तो वो पोजीशन क्या कहलाएगी कि वो पी और इन्फिनिटी के बीच में है, क्योंकि बाकी यहाँ पे कुछ और है ही नहीं, सी एफ वगैरह कुछ भी नहीं है, वो बैक साइड पे है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबल पोजीशंस होती हैं। अब आगे हमने क्या करना है, रूल्स फॉर मेकिंग दी रे डायग्राम। अब बच्चों हमने क्या करना है, रे डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। तो रे डायग्राम्स क्या होती है, जैसे कि आपको क्या बता देंगे कि कोई मिरर लेना है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी है, उसके बाद आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस पोजीशन पे रखा, जो पोजीशन मैंने आपको बताई कोई भी हो सकती है, उसमें से एफ पे हो सकता है, एफ और पी के बीच में हो सकता है, कुछ भी। तो उसके बाद आपसे पूछेंगे कि वहां पे जो इमेज है बताओ वो कैसी बन रही है। तो इस तरीके से जब हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं डायग्राम्स को, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रे डायग्राम्स। तो इनको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स को पहले देख लेते हैं। पहला रूल बच्चों हमारा क्या कहता है कि अगर जो हमारी लाइट रे
आ रही है, मींस इंसिडेंट रे जो है वो क्या है, जो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके पैरेलल आ रही है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो ये वाली रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल आ रही है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमारी जो रे है वो क्या पास हो जाएगी, किसमें से, थ्रू एफ, मींस क्या, फोकस के थ्रू पास हो जाएगी। तो आप रेड कलर से यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, तो ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये किस में से पास हो रही है, एफ में से पास हो रही है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, रूल है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट भी होता है, अगर कोई रे हमारी क्या एफ में से पास होके आ रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसको ऑपोजिट भी करना है, तो जैसे मैंने बी डायग्राम में बनाया, तो यहाँ पे क्या ब्लू कलर वाली कौन सी हमारी इंसिडेंट रे है, तो ये क्या रे हमारी क्या आ रही है, और ये क्या रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। ये हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके क्या पैरेलल होके वो क्या रे जो हमारी निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने यहाँ पे बनाया था कॉनकेव मिरर का, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली एफ में से पास होती नहीं है, इसमें हमने लिखना अपीयर टू पास, क्योंकि हम लोग क्या इसमें क्या उसको प्रोजेक्ट करते हैं पीछे की तरफ, खुद एक्सटेंड करते हैं। तो पहला केस क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ये क्या पैरेलल आ रही है रे, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से चलेगी। अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हो ये एफ में से क्या पास हो रही है। दूसरी डायग्राम के अंदर क्या है, यहाँ पे अगर वो क्या है फोकस में से पास होती इस तरीके से, तो वो क्या है, पैरेलल हो जाएगी किसके, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये डायग्राम्स आपने बना के देखने, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी आगे। अब यहाँ पे क्या है, इसको याद करने की ट्रिक बच्चों क्या है कि अगर वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो एफ में से पास हो जाएगी। आप याद रखोगे पी एफ, पी एफ का मतलब क्या है, क्योंकि देखो सबसे पहले हमारे पास मिरर आता है ना, मिरर के सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, उसके बाद आता है एफ। तो पी और एफ क्या है, साथ साथ है ना, तो आपने क्या याद रखना है, पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और एफ का मतलब क्या है, फोकस। तो अगर वो आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या फोकस में से पास करेगी, और अगर फोकस में आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड रूल। तो सेकंड रूल बच्चों क्या कहता है कि अगर जो हमारी क्या है इंसिडेंट रे है, अगर वो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सी है उसमें से पास होके आएगी, तो वो एग्जैक्टली वापस क्या है, पूरा ऐसे रोटेट होके वापस उसी रास्ते से क्या है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, चली जाती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, इफ द रे पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, रे रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, जिस रास्ते से इंसिडेंट रे आई थी उसी रास्ते से रिफ्लेक्टेड रे क्या हमारी वापस चली जाएगी। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो बच्चों हमारे पास क्या, आपने कैसे याद करना है, देखो हम लोग क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिखेंगे तो आपको पता सी सी वाली दो चीजें आ रही है, सेंटर और कर्वेचर दोनों सी सी दो बार आ रहा है ना। तो बस आपने यही याद रखना है कि अगर सी में से पास होके आई है तो वापस वो क्या सी में से पास होके ही क्या वापस चली जाएगी, मींस सी टू सी, ठीक है। तो ये मैंने नीचे लिखा भी है। तो ये सेम ही मैंने क्या कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाई, ये हमारा कॉनकेव का था, तो इसमें क्या हमने क्या बस पीछे प्रोजेक्ट कर देना है, तो ये ऐसे आई और वापस क्या उसी रास्ते से वापस चली गई। आगे हमारे पास क्या जो तीसरा रूल है वो क्या है कि अगर हमारे पास क्या कोई जो रे ऑफ लाइट है वो क्या इंसिडेंट कर रही है एट द पोल ऑफ द मिरर, अगर ये जो हमारा पी है इसके ऊपर क्या इस तरीके से आप देख सकते हो रे क्या इंसिडेंट कर रही है, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि वो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना ये वाला एंगल था ना उतना ही एंगल यहाँ पे बना के क्या है जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या इस तरीके से चली जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया पोल। तो अगर आप बच्चों का इस डायग्राम को देखो तो ये एक तरीके का नॉर्मल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको पता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे आती है तो उतने ही एंगल से क्या है वो क्या रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। तो ये जो तीनों रूल मैंने बच्चों आपको बताए डायग्राम्स को ड्रॉ करनेंगे, तो आप इसके बेस पे ना ऐसे इस तरीके से एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर। तो नीचे क्या 4 डायग्राम्स बनाई हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। तो आपने वहाँ पे क्या ये रूल्स ही फाइंड आउट करने, अगर आपको रूल पता होगे तो आप इसमें से सही आंसर बता सकते हो। तो पहले डायग्राम में देखो क्या हो रहा है, जो रे है वो क्या है यहाँ से क्या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो आ रही है, लेकिन वो क्या इस तरीके से पास हो रही है, वो कोई एफ या पी में से किसी में से पास नहीं हो रही, ऐसे जा रही है। यहाँ पे क्या है वो कह रहे हैं कि पैरेलल आ रही है, पैरेलल ही जा रही है, तो ये भी नहीं होता, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा क्या है पैरेलल आ रही है और वो क्या 2f में से पास हो रही है, ये भी गलत है। पैरेलल आ रही है और कहाँ से पास हो रहे हैं f में से। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई रे क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास होते हैं f में से, तो दैट मीन्स हमारी जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो इस तरीके से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो आपको रूल्स क्या है पता होने चाहिए। तो मैंने तीनों रूल आपको बता दिए। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है कि हमने क्या करना है, ड्रॉ करनी है ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको क्या रे डायग्राम ये ड्रॉ करके दिखाना है। पहले उन्होंने बोला है कि
ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर लेना आपने, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर आपने ड्रॉ कर लेना सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ पहले केस में, स्ट्राइक्स एट इट्स पोल मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी ना, जैसे हमने क्या लिया, सबसे पहले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, उस पर क्या है जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको ड्रॉ कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि जो रे ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो क्या है, एंगल थीटा के ऊपर क्या स्ट्राइक कर रही है, मतलब यहाँ से जब आई तो यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, एंगल थीटा। तो मैंने आपको बताया तीसरी लो क्या कहते हैं, उतने ही एंगल पे वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी थीटा एंगल बना के वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने पहली डायग्राम को क्या करना है, ड्रॉ करना है। बस आप यहाँ पे एंगल थीटा थीटा दोनों साइड लिख देना, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। सेकंड डायग्राम, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर जो हमारी इंसिडेंट रे है वो क्या आ रही है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही हो, तो हमें पता है यहाँ तक ही आएगी, उसके आगे हमें क्या कॉन्वेक्स है तो हमें क्या प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एफ में से पास होती हुई लग रही है, तो हमें पता है कि अगर एफ में से आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑपोजिट कर देना है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर क्या इस तरीके से वापस चली जाएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही है तो वो क्या होता है, फोकस में से पास करेगी। तो इस तरीके से पास हो जाएगी कि अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो क्या एफ में से पास होती हुई हमें क्या नजर आएगी। तो बच्चों आपने यहाँ पे इस डायग्राम में एक चीज ध्यान रखना, आपने एरोस का जरूर ध्यान रखना है। अगर आप एग्जाम में ये डायग्राम बना के आगे अगर आपने ये एरो नहीं लगाई तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको प्रॉपर एरो लगानी है कि आने वाली रे कौन सी है और रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली रे हमारी कौन सी है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या रे डायग्राम्स देखते हैं, और इन्हीं रे डायग्राम्स के लिए बच्चों हमने क्या किया था, वो जो रूल्स थे ना मैंने आपको बताए थे वो इसी के लिए होते हैं कि ये रे डायग्राम्स बनती कैसे, उसके लिए वो 3 रूल्स जो है ना वो हमें क्या फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या जो रे डायग्राम है वो किसके लिए दी हुई है, कॉनकेव मिरर के लिए। तो मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितनी पोजीशंस पे रख सकते हैं, 6 पोजीशंस पे रख सकते हैं। इन्फिनिटी से शुरू होते हैं और एफ और पी के बीच तक हम लोग क्या जाते हैं, राइट। तो पहली पोजीशन जैसे है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल रेज फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से क्या रेज आ रही है, तो इस तरीके से क्या ये डायग्राम बनी हुई है। अब बच्चों मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ पेपर में आती है ना मैं आपको सिर्फ वही बताने वाली हूँ। आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बताओ कैसी बनेगी, राइट। या तो आपको ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर 2 या 3 मार्क्स में आ जाते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या बियॉन्ड सी पड़ा है तो इमेज का नेचर बताओ, उसकी पोजीशन बताओ, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या लिखी हुई है, लेकिन मैं इनको याद करने की आपको ट्रिक बता दूंगी कि कैसे आपको करना है। तो ये सारी डायग्राम्स आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे थर्ड में है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है तो हमारी जो इमेज है वो भी क्या सी पे ही बन रही है, उसका नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, उसका साइज क्या ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है याद करनी पड़ती है, लेकिन इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। देखो सारे के सारे 6 पोजीशंस यहाँ पे दी हुई है बिटवीन पी एंड एफ तक जो मैंने आपको बताई। तो सभी पोजीशंस पे 1 बाय 1 हम लोग क्या ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फिर देखेंगे कि उसकी इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है, बड़ी बनती है, सीधी बनती है, उल्टी बनती है और उसकी पोजीशन कहाँ होती है। ठीक है, तो उसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि आप कैसे याद कर सकते हो। तो पहली बात तो ये कि इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए बच्चों आपको जो ऑब्जेक्ट की पोजीशंस होते हैं दोनों मिरर के लिए वो क्या है अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर के लिए 6 पोजीशंस होती हैं और कन्वेक्स के लिए 2 पोजीशंस होती हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कॉनकेव मिरर वाला पार्ट है, उसके रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए मैंने आपको 6 पोजीशंस बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, ये वाली। पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, फिर हम लोग उसको रखते हैं बियॉन्ड सी, फिर हम लोग एट सी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, देन बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद एफ के ऊपर रखते हैं, एंड लास्ट पोजीशन हमारी क्या थी, एफ एंड पी के बीच में। तो ये सारी की सारी पोजीशन आपको अच्छे से टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या जैसे कि मैंने लिखा है पोजीशन के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी से, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो इमेज की जो पोजीशन है ना बच्चों वो हमने स्टार्ट करनी है कहाँ से, एफ से। मीन्स क्या जो हमारी पहली इमेज बनती है वो किसके ऊपर बनती है, फोकस के ऊपर बनती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, मूव करना है बाय 1 स्टेप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ मैं। मान लो ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, यहाँ पे क्या है पी, यहाँ पे आ गया एफ और यहाँ पे आ गया सी। तो अब मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो अगर इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, हमसे पूछ ले कि बताओ इमेज कहाँ पे बनेगी, तो सबसे पहली जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है, एफ के ऊपर बनती है। तो आपने क्या एफ के ऊपर यहाँ पे इमेज हमारी बनेगी। अब अगर मान लो इन्फिनिटी से नेक्स्ट पोजीशन हमारी कौन सी होती है, बियॉन्ड सी, क्योंकि यहाँ पे सी है। तो मान लो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो हम एक स्टेप इस
इस साइड पे गए हैं ना, हमने क्या करना है, इमेज के लिए हमने क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, एक स्टेप आगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 1 स्टेप मूव करना ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर एफ है, एफ के नेक्स्ट हमारी पोजीशन फिर कौन सी बनेगी, एफ और सी के बीच में होगी। तो इसलिए हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में। कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सी। इसी तरीके से क्या, एक स्टेप और आगे चलेंगे अगर ऑब्जेक्ट के लिए इस डायरेक्शन में, तो बियॉन्ड सी के बाद नेक्स्ट पोजीशन हमारी कौन सी होती है कि हमारा ऑब्जेक्ट किसके ऊपर होगा, एग्जैक्टली सी के ऊपर होगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप फिर इस साइड में क्या मूव कर जाएंगे इमेज के लिए। तो पहले बनी थी इमेज सी और एफ के बीच में, अब एग्जैक्टली इमेज किसके ऊपर बनेगी, हमारी सी के ऊपर। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या करना है, 1 बाय 1 स्टेप में क्या मूव करना है, इस साइड ऑब्जेक्ट की पोजीशन चलती जाएंगी और इस साइड हमारी इमेज की पोजीशन चलती जाएगी। तो ये चीज जैसे कि मैं आपको क्या नीचे दिखा देती हूँ। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या मैंने नीचे बनाया, तो इस साइड पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस साइड पे क्या इमेज है, राइट। पहले मैं सिर्फ आपको पोजीशंस फाइंड आउट करना सिखा रही हूँ। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। सबसे पहली पोजीशन हमारी कौन सी होती है कॉनकेव मिरर के लिए, एट इन्फिनिटी। तो उसके लिए क्या इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, एट एफ। तो अब क्या है, एक स्टेप आगे चलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। तो वो क्या, बियॉन्ड सी हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, ये क्या ऑब्जेक्ट है। तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इसके एक स्टेप आगे कर लो, पहले एफ पे थे, अब किसके बीच में बनेगी, एफ एंड सी के बीच में। तो आप देख रहे हो हमारी क्या इमेज यहाँ पे बनी है। तो कौन सी पोजीशन होगी, बिटवीन सी एंड एफ। अगर क्या फिर से एक स्टेप और आगे चलेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली किसके ऊपर हो गया, सी के ऊपर हो गया ना। तो इस साइड एक स्टेप फिर से आगे आ जाओ, तो सी और एफ के बाद हमारा जो नेक्स्ट पोजीशन बनती है वो कौन सी बनती है, सी के ऊपर। तो इस तरीके से हमें पता चलता जाएगा कि कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, राइट। तो बहुत ही ईजी है, आप एक दो बार पोजीशंस को लिख के देखोगे आपको इजीली याद हो जाएगा। तो आप सारी जगह देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है फिर से एक स्टेप आ गया है, तो सी और एफ के बीच में आ गया। तो ऊपर वाले केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एग्जैक्टली सी के ऊपर था। सी से नेक्स्ट पोजीशन कौन सी बनेगी, बियॉन्ड सी, इस डायरेक्शन में, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या इसकी जो पोजीशन है वो पता करनी है। तो इसी तरीके से क्या, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एफ के ऊपर होगा, इससे एक स्टेप फिर से आगे मूव करेंगे। तो जो हमारी इमेज है वो क्या, पहले बियॉन्ड सी बनी थी, अब एक स्टेप और आगे जाएंगे तो कौन सी पोजीशन पे होगी, एट इन्फिनिटी। तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इमेज है वो क्या इन्फिनिटी तक बन चुकी है। इन्फिनिटी के आगे हमारे पास क्या कोई भी जो पोजीशन है वो बची ही नहीं है इस साइड पे इमेज के लिए, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक 5 केसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो लास्ट केस है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, एफ और पी के बीच में रखते हैं, इसीलिए वो स्पेशल केस है। क्योंकि इमेज के लिए अब हम लोग क्या है और आगे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम लोग क्या ऑलरेडी आ चुके हैं। तो पहले 5 केसेस के लिए हम लोग क्या है, जो इमेज की पोजीशन है और उसका जो साइज वगैरह, ये सारी ट्रिक्स क्या है देखेंगे। 6th केस को हम लोग क्या अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अभी मैंने पोजीशन का आपको बता दिया कैसे पता करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, तो कैसे पता चलेगा इमेज कहाँ पे बनेगी। आप उल्टा भी कर सकते हो, आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि इमेज यहाँ पे बन रही है तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा होगा। तो आप इसी अकॉर्डिंग क्या आपने देख लेना है, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप मूव करके। अब अगर हम बात करें साइज की, अब इमेज के साइज के बारे में हमें कैसा पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे है, तो इमेज का साइज क्या है, वो ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है। तो आपको क्या सिंपली इस ट्रिक से याद करना है। अब आप एक जनरल सी चीज देख लो, देखो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहली पोजीशन कौन सी होती है, एट इन्फिनिटी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी पे होता है, मैंने पहली एरो जो बनाई है वो ऑब्जेक्ट की है और जो दूसरी है वो क्या इमेज की है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पे होता है ना, तो उसका साइज क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, हाईली एनलार्ज्ड होता है। तो इमेज जो बनेगी ना वो बिल्कुल ही छोटी बनेगी। बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर दो, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट कर दो। ऑब्जेक्ट क्या बहुत बड़ा है तो इमेज क्या होगी, बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, मींस क्या होगी, पॉइंट साइज्ड होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे ही हम लोग क्या सेकंड पोजीशन पे जाएंगे, तो इन्फिनिटी से कौन सी पोजीशन पे आगे, बियॉन्ड सी। तो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, पहली पोजीशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या हो गया, छोटा हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इमेज का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, पहली वाली पोजीशन से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मींस क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना वो क्या इन्फिनिटी से पोल की तरफ जाते हुए डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन इमेज का जो साइज है वो क्या है, फोकस से इन्फिनिटी की तरफ आते हुए क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है, अब इस केस में अगर हम बात करें तो जो इमेज है वो क्या ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में है तो छोटी, लेकिन इतनी ज्यादा छोटी नहीं है, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं तीसरे केस की, तो यहाँ पे क्या है, इसके कंपैरिजन में फिर से थोड़ा सा साइज छोटा किया तो इतना आ गया। तो इस साइज को हम लोग बोलेंगे कि ये मीडियम सा साइज है। अब इससे एक स्टेप साइज थोड़ा सा और बढ़ा दो, तो अब इस केस में क्या होता है, जो इमेज और ऑब्जेक्ट है दोनों का साइज क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। तो यहाँ पे दोनों का साइज क्या इक्वल है। 4th केस की बात करें, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, एफ और सी के बीच में होगा, एक स्टेप और आगे चलेंगे, तो अब क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या है, तो और छोटा होता जाएगा, जो इमेज का साइज है वो क्या और बड़ा हो जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो इसका साइज क्या इमेज का बड़ा है ना। तो अब 4th केस से क्या, जो हमारा इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या हो गया, एनलार्ज हो गया, मींस क्या होगा, बड़ा हो गया। 5th केस में क्या, जो ऑब्जेक्ट है फिर से उसका साइज क्या हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा, और जो इमेज का साइज है वो क्या और बड़ा होता जाएगा। तो आपने सिर्फ इतनी चीज माइंड में रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या इन्फिनिटी पे बहुत ही बड़े साइज का होता है, जैसे जैसे क्या है मिरर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जो इमेज है
उसका साइज क्या है, फोकस पे पॉइंट मतलब पॉइंट के बराबर ही होता है, बिल्कुल ही डिमिनिश्ड होता है। और जैसे जैसे इन्फिनिटी वाली साइड जाएंगे उसका साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। बस यही इसकी ट्रिक है, बहुत ही ईजी वे में याद हो जाएगा। तो अभी आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, इन्फिनिटी पे पड़ा है। तो आप देखो जो हमारी क्या है इमेज है उसका साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट क्या था, हाईली एनलार्ज था, बहुत ही बड़ा साइज था, तो ये पॉइंट साइज का है। और सेकंड केस के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो जब सेकंड केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट का बियॉन्ड सी है तो जो साइज है हाईली एनलार्ज से अब कौन सा हो गया, एनलार्ज्ड हो गया। तो इसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज से डिमिनिश्ड होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है। तीसरे केस में क्या, जब हमारा ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा सा और छोटा हो गया तो इमेज का साइज क्या थोड़ा सा बड़ा हो गया। मींस इस केस में क्या दोनों का साइज क्या हो जाता है, बिल्कुल इक्वल हो जाता है। तो ये स्पेशल हमारा केस है। इसके अंदर क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्या है सी पे होता है तो इमेज भी सी पे ही बनती है और दोनों का साइज भी क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा साइज क्या होगा, पहले मीडियम था अब डिमिनिश्ड हो गया और भी छोटा हो गया। इसका साइज क्या हो गया, मीडियम से एनलार्ज्ड हो गया, अब बड़ा हो गया। तो इस केस में क्या जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज क्या है, बड़ी है। फिफ्थ केस में हमारे पास क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या डिमिनिश से हाईली डिमिनिश्ड होगा तो इमेज क्या होगी, एनलार्ज से हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या आप क्या इजी वे में बता सकते हो कि अगर आपको पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट का आपका इस पोजीशन में पड़ा है तो आप इमेज की पोजीशन भी पता कर सकते हो इजीली, और आप उसका जो साइज है वो भी क्या इजीली बता सकते हो। तो ये थे हमारे पहले 5 केसेस। और जो लास्ट वाला केस है, जब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखते हैं, एफ और पी के बीच में रखते हैं। तो आप इसको कैसे याद करोगे, देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट का एफ और पी के बीच में आया, इससे पहले जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, एफ के ऊपर रखा था, तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही थी, इन्फिनिटी पे बन रही थी। अब हमें पता है कि हमारी लास्ट पोजीशन क्या होती है, इन्फिनिटी तो होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इन्फिनिटी से ही होती है। तो लास्ट पोजीशन तक हम लोग आगे, अब इसके आगे और हम लोग कहाँ जाए तो पोजीशन ही नहीं बची, इसीलिए हम लोग अब कहाँ जाएंगे, बिहाइंड दी मिरर। अब हम लोग क्या बिहाइंड दी मिरर जाएंगे, क्योंकि आगे तो पोजीशंस खत्म हो गई, तो अब हम लोग क्या पीछे की तरफ जाएंगे। तो वहां से आपको याद रखना है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या एफ और पी के बीच में होता है तब हमारी जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, बिहाइंड दी मिरर, शीशे के बिल्कुल पीछे बनेगी इमेज। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो डिमिनिश्ड है और इमेज का साइज है वो क्या है, एनलार्ज्ड है। और इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो जब भी हमारे पास क्या बिहाइंड दी मिरर कोई इमेज बनेगी तो वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल ही बनती है, क्योंकि जो इमेज क्या मिरर के फ्रंट में बनती है ना वो हमेशा रियल होती है, और जो इमेज रियल होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या इसको याद करना है। वैसे मैंने नीचे क्या एक बार थोड़ा सा लिख भी दिया सो दैट आप क्या है इसको क्या याद कर सको। उसके बाद क्या हमारे पास जो नेचर ऑफ इमेज की बात करूं तो आप इस तरीके से भी क्या याद रख सकते हो, जब इमेज क्या इन दी फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी तो आपने क्या याद रखना है, इन फ्रंट से क्या याद रखोगे, इन्वर्टेड, आई एन से इन फ्रंट और आई एन से इन्वर्टेड। तो जब भी इमेज क्या इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब मिरर के आगे वाली साइड बनते हैं तो हमेशा क्या बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं, मतलब उल्टी बनती है इमेज। और जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल होती है। तो वहां से भी आपको पता चल सकता है कि जो इमेज मिरर के आगे बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रियल होती है एंड इन्वर्टेड होती है। एंड जो इमेज बिहाइंड द मिरर होती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है, जो इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा ही इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज कभी भी उल्टी नहीं बनती है। ठीक है, वर्चुअल है तो इरेक्ट आएगा ही आएगा, रियल है तो साथ में इन्वर्टेड आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगा के आप चीज़ों को क्या याद कर सकते हो। तो आगे हमारे पास क्या कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 ही पोजीशन थी, तो इसीलिए इसकी 2 ही रे डायग्राम है। तो इसको याद करना बहुत ही ईजी है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इमेज है वो क्या एफ पे बन रही है, वर्चुअल है, इनइरेक्ट है, और जो साइज है वो क्या पॉइंट साइज है। इसको कैसे याद करोगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने ऊपर याद किया है। तो इसके लिए भी क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एफ से होती है ना। तो दैट मीन्स इमेज कहाँ पे बन रही है, एफ पे बन रही है। अब एक स्टेप और आगे जाएंगे सेकंड केस में, जब हमारा क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं पड़ा है। तो इससे एक स्टेप और आगे आ जाओ। तो एफ था, एफ के बाद यहाँ पे क्या है, सी या कुछ और तो है नहीं, क्योंकि सी तो इस साइड पे आ गया। तो इस साइड पे एफ के आगे सिर्फ क्या है, पी ही है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी इमेज बनेगी वो किसके बीच में बनेगी बच्चों, एफ और पी के बीच में बनेगी। तो हमने सिर्फ वही किया, एफ से एक स्टेप आगे आए और इधर हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए क्या गए, इन्फिनिटी से एक स्टेप इस साइड पे गए थे। जो रूल हमने क्या पीछे लगाया था वही लगाया। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर साइज की बात करें तो साइज के लिए भी क्या फिर से वही चीज़ है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी पे है तो हमें पता है कि वो हाईली एनलार्ज्ड होता है। तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है
एनलार्ज्ड होगा, मतलब सेकंड पोजीशन पे है तो हाईली एनलार्ज से वो क्या हो गया, एनलार्ज्ड होगा, हाईली हटा देंगे तो तब हमारी जो इमेज है वो क्या हाईली डिमिनिश्ड से कौन सी साइज की होगी, डिमिनिश्ड साइज की होगी। तो आगे क्या मैंने एक चीज़ और लिखी है कि अगर आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में से याद करना चाहते हो कि दोनों में से हमेशा वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, तो कौन बनाएगा, वो हमेशा वर्चुअल कौन बनाता है, कॉन्वेक्स बनाता है। देखो कॉनकेव भी एक केस में क्या वर्चुअल बनाता है, जो 6th केस हमने देखा, लेकिन जो कॉन्वेक्स होता है वो हमेशा ही वर्चुअल बनाता है, कॉनकेव सिर्फ एक केस में वर्चुअल बनाता है। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए कि हमेशा वर्चुअल कौन बनाता है, तो आप कैसे याद करोगे, देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव जब लिखते हैं तो CON तो दोनों के अंदर सेम है, जो चीज़ डिफरेंट है ना हम उसको देखेंगे। तो इसके अंदर क्या है केव और इसके अंदर क्या है वैक्स, तो VEX से आप याद रख सकते हो, VIR मीन्स क्या वर्चुअल वाला, तो कॉन्वेक्स हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है। और अगर ये वर्चुअल है तो ये इमेज कौन सी होगी, इरेक्ट होगी। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, तो कॉनकेव कौन सी बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके अलावा क्या है, जो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर है उसमें से एक क्या है छोटी इमेज बनाता है और एक क्या है छोटी इमेज बनाता है। तो ये भी आपको क्या 1 मार्क्स के या आगे यूजेस जब आएंगे तो हमने लिखना होगा। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, दोनों की अगर मैं स्पेलिंग काउंट करूँ तो मुझे पता है कॉनकेव साइज में बड़ा है, कॉन्वेक्स साइज में क्या है छोटा है। तो बस जो छोटा है वो छोटी इमेज बनाता है, जो बड़ा साइज में वो क्या है बड़ी इमेज बनाता है। तो आगे क्या मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि हमारे क्या है रे डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि हमारे फाइनल एग्जाम में आए हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि A student using a concave mirror locates an inverted image the same size and at the same position as the object। तो हमें बताना है which one of the following conclusion is justified। तो नीचे ऑप्शंस आप पहले देख लो, जहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट इज नियर टू द पोल, ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ द मिरर। तो क्लियर हो रहा है कि हमें क्या बताना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। हमें क्या बताया है कि जो हमारी इमेज है उसका साइज क्या ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है, और जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है वहीं पे सेम पोजीशन पे हमारी क्या इमेज जो है वो बन रही है। अब देखो आप कैसे पता करोगे ये चीज़, तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है। यहाँ पे मिरर मान लो तो ये हमने ले लिया P, उसके बाद क्या होता है F और उसके बाद होता है C। अब पहली पोजीशन क्या होती है, इन्फिनिटी पे, जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है F पे। उसके बाद सेकंड पोजीशन क्या है, बियॉन्ड C, तो हमारी इमेज किस पे बनती है, F और C के बीच में। तीसरे नंबर पे जब हमारा ऑब्जेक्ट C के ऊपर होता है तो एक स्टेप और इधर आएंगे इमेज के लिए, तो हमारी इमेज भी कहाँ पे बनेगी, C पे। तो अब आप देख सकते हो जब आपका ऑब्जेक्ट C पे है तो इमेज भी क्या बन रहा है, C पे बन रहा है, तो सेम पोजीशन है ना, और यहाँ पे साइज भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरीके से क्या आपको पता चलेगा कि जब हमारा क्या ऑब्जेक्ट क्या किसके ऊपर है, C के ऊपर है, तब हमारी जो इमेज है सेम C पे ही क्या बन रही है। तो दैट मीन इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन B, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो इस तरीके से आपने क्या उस ट्रिक्स को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर फॉर ऑल द पोजीशंस ऑफ द प्रोजेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर एंड ड्रॉ एनी रे डायग्राम इन द स्पॉट ऑफ योर आंसर। तो हमें क्या दिया हुआ कि एक मिरर है जो कि क्या करता है, हमेशा क्या करता है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। देखो वर्चुअल जो है वो क्या कॉनकेव भी एक केस में बनाता है, लेकिन मैंने आपको कैसे याद करवाया था, तो डिमिनिश्ड इमेज है वो कौन बनाता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में से। तो साइज देखो किसका छोटा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में से। तो कॉन्वेक्स क्या साइज क्या छोटा है, तो इमेज भी छोटी कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स ही बनाएगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स हमेशा क्या वर्चुअल इमेज बनाता है, तो मैंने VX से याद कराया था, VX से वर्चुअल, और कॉन्वेक्स का साइज छोटा है तो ये इमेज भी हमेशा क्या बनाता है, छोटी बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ट्रिक्स को क्या यूज करना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉन्वेक्स मिरर, जो कि हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। उसके बाद क्या है, जो हमने क्या रे डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखानी है, तो आप इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, तो पहली जो रे है वो क्या पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल क्या कहता है रे डायग्राम के लिए कि अगर पैरेलल आ रही है तो वो क्या फोकस में से पास होके जाती है। तो इस तरीके से क्या रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इसको हम लोग क्या पीछे प्रोजेक्ट करते हैं इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा रूल क्या है कि अगर C से हमारी क्या इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या C के थ्रू पास होके क्या वापस चली जाती है। तो यहाँ पे क्या हमने दोनों एरो जो वो लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों क्या रिफ्लेक्टेड है, यहाँ पे मीट होती हुई नजर आ रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारी क्या इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट का साइज देख सकते हो बड़ा है, इमेज का साइज छोटी सी एरो है तो छोटा है। तो दैट मीन्स हम लोग क्या इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअली में क्या करता है, जो इमेज है उसको हमेशा क्या बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, द रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो ये क्या कॉनकेव मिरर बनाया हुआ, हमें कह रहे हैं कि कॉनकेव मिरर के सामने क्या 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या है जो सारी रेज है वो कन्वर्ज हो रही है। तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो दैट मीन्स क्या है, जो फोकस है वो क्या हमारे मिरर से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। दैट मीन्स फोकल लेंथ कितनी होगी हमारी 25 सेंटीमीटर। तो एफ की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या पूछा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या बताना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है
वो कहाँ पे होना चाहिए, सो दैट जो उसकी इमेज बने उसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल क्या हो, इक्वल हो। तो पहले हम लोग क्या फिर से उसी ट्रिक को यूज करेंगे। यहाँ पे मान लो हमारा मिरर है तो ये आ गया P, फिर उसके बाद आता है F, उसके बाद आता है C। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी पे होता है तब हमारी इमेज कहाँ पे बनती है, F के ऊपर बनती है। इमेज की स्टार्टिंग होती है F पे, राइट। फिर सेकंड स्टेप पे आएंगे, एक स्टेप और, तो बियॉन्ड C अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता तो इमेज कहाँ पे बनती है, C और F के बीच में। फिर एक स्टेप फिर से आगे आएंगे, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या C के ऊपर होता तो इमेज एक स्टेप और इधर हो जाओ तो मीन्स क्या इमेज कहाँ पे बनेगी, C के ऊपर। तो आप देख सकते हो जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या C पे होता है तो इमेज भी क्या बनती है, C पे बनती है। और इसी केस में जब हमारी ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन सेम होती है तब हमारे इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो दैट मीन्स हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होना चाहिए, C के ऊपर होगा, तभी हमारा जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम ये है कि जो ऑप्शंस है ना उसमें क्या है पोजीशन दे ही नहीं रखी, ऐसे नहीं लिखा हुआ कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, पोल पे होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हमें क्या है डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमें पता चल गया कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या C पे होगा, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इतने सेंटीमीटर इन दी फ्रंट ऑफ मिरर, हर एक के ऑप्शन के अंदर यही है। तो हमने क्या ये लेंथ बताने कि मिरर से कितने सेंटीमीटर उसको रखेंगे। मीन्स क्या हमें C और F के बीच का डिस्टेंस पता करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, R ही बोलते हैं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ के डबल होता है। तो F की वैल्यू कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रेडियस है वो कितना बन जाएगा, डबल कर दो कितना बन जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स हमारी जो C ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, क्वेश्चन 4 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर एंड एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज। तो हमें क्या बताना कि वो इमेज कौन सी होगी। अभी देखो हमें इतना बताया कि जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, और मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर। तो पहली बात तो ये कि जब भी इमेज क्या बिहाइंड द मिरर बच्चों बनती है तो इमेज कभी भी अपने आप नहीं बनती है, ये मैंने आपको बताया था। मिरर के पीछे इमेज कभी भी अपने आप नहीं बनती है, हम लोग उसको एक्सटेंड करके खुद बनाते हैं वहां पे। तो दैट मीन्स वो इमेज क्या होगी, वर्चुअल तो होगी, ये तो क्लियर ही है वर्चुअल है। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है वर्चुअल के साथ, एक लिखा हुआ इन्वर्टेड, एक लिखा हुआ इरेक्ट। तो मैंने आपको बताया जो इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। इन्वर्टेड इमेज कौन सी होती है, जो इमेज क्या होती है, रियल होती है। तो ये कॉम्बिनेशन कभी होता ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद क्या एक और क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच M इज अ मिरर एंड P इज एन ऑब्जेक्ट एंड Q इज इट्स मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या जो M है वो क्या कोई भी एक मिरर है M, ठीक है। और P इज एन ऑब्जेक्ट, P हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, Q हमारा क्या है एक इमेज है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर M एंड द वन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज Q। पहली बात तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे ये जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे इमेज को देखो ध्यान से, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके कंपैरिजन में हमारी इमेज का साइज क्या बहुत बड़ा है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैग्नीफाइड इमेज। तो इमेज क्या मिल रही है, हमें बड़ी मिल रही है, मींस एनलार्ज्ड इमेज है। तो हमें पता है कि ये जो है इमेज है वो क्या बन रही है, बिहाइंड दी मिरर बन रही है। क्यों, क्योंकि इधर हमारा क्या है F और C वगैरह बना हुआ है, तो इमेज क्या है पीछे है। तो आप क्या है, पहले तो हमने बताना था टाइप ऑफ मिरर की, मिरर कौन सा है। तो इसी चीज को देख के आप सिंपली बता सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है F और C जो हमारे क्या है इस साइड पे है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये डेफिनेटली हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है राइट साइड में होती है, F और C वाली, है ना। तो दैट मीन्स क्या ये जो मिरर हो गया वो तो हमारा कौन सा गया, कॉनकेव मिरर। उसके बाद क्या वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बतानी है इमेज Q की। तो इमेज Q का हमें ये तो बता दिया कि जो ये क्या है एनलार्ज्ड इमेज है, एक और प्रॉपर्टी बतानी है। तो हमें पता है कि जो इमेज बिहाइंड दी मिरर बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है, और वर्चुअल है तो वो क्या बनेगी, इरेक्ट भी बनेगी। वैसे इस डायग्राम में देख के भी पता चल रहा है कि ये जो इमेज है वो क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है। जैसे ऑब्जेक्ट पड़ा है वैसी इमेज बनेगी। तो ये इसके क्या होगी, दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या यूजेस आते होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के। यहाँ पे देखो जब भी हमने क्या यूजेस लिखने हैं, चाहे वो क्या कॉनकेव मिरर के लिखने हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर के लिखने हैं, आपने सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि एक तो ये इमेज किस तरीके की बनाते हैं, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में से साइज में बड़ा कौन है, कॉनकेव। तो कॉनकेव हमेशा क्या है बड़ी इमेज बनाता है, तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या वहां यूज करेंगे जहां हमें क्या है किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके या जूम करके देखना हम लोग चाहते हो कि उसकी इमेज क्या बड़ी बने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका यूज कौन करता है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इसका जो कॉनकेव मिरर का यूज कौन करता है, एज ए शेविंग मिरर इसका यूज किया जाता है टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस, कि फेस पे क्या छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं वो क्या अच्छे से दिखे, बड़े होके दिखे, इसीलिए क्या कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमेशा क्या बड़ी इमेज बनाता है। उसके अलावा इसका यूज क्या डेंटिस्ट करते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो करते हैं। जब दांतों को क्या वो चेक करते हैं तो उनको क्या बहुत बारीकी से दांतों को क्या चेकअप करना पड़ता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो
चाहते हैं कि दांतों की इमेज क्या बड़ी बने तो डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या है, जो कॉनकेव मिरर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कि ये भी था ना। तो कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि ये क्या करता है, सारी रेस को एक ही पॉइंट पे क्या है इकट्ठा कर सकता है हमारा कॉनकेव मिरर। तो एक इसका इस बेस पे इसका यूज़ करते हैं। तो लार्ज कॉनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है जो सनलाइट होती है ना उनको क्या एक ही पॉइंट पे फोकस करने के लिए, किसके अंदर, सोलर फर्नेस के अंदर। तो जो हमारे सोलर पैनल लगे होते हैं उनके अंदर क्या एक ही पॉइंट पे जो सनलाइट होती है उसको क्या है कलेक्ट करने के लिए, सो दैट वहाँ पे हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, हम लोग वहाँ पे कौन से मिरर का यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर्स। और इसके अलावा जो पहला यूज़ लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड इन द टॉर्च, सर्च लाइट और दी व्हीकल्स हेडलाइट। जो हमारे व्हीकल होते हैं उसके आगे जो हेडलाइट होती है उसमें भी हम लोग क्या कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हमारी रे क्या है एफ में से पास होके आई तो वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी लाइट है वो क्या है पैरेलल जाए, क्योंकि पैरेलल जाएगी तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो हमें क्या है सड़क के ऊपर क्या ज़्यादा दूर तक क्या दिखाई देगा। इसीलिए क्या होता है, जो हमारे व्हीकल्स की हेडलाइट होते हैं उसमें बच्चों हम लोग क्या है कौन से मिरर का यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो आगे हमारे पास क्या यूजेस है कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें क्या ऑब्जेक्ट की इमेज क्या छोटी चाहिए। तो कॉन्वेक्स क्या साइज में छोटा, तो ये इमेज भी क्या बनाता है, छोटी बनाता है। तो इससे आप याद रखोगे। तो जैसे कि मान लो ये हमारा व्हीकल है, व्हीकल के साइड में जो मिरर लगे होते हैं जिससे हम लोग क्या पीछे के जो एरिया देखने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो मिरर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो क्या ये इमेज छोटी बनाता है तो हमें क्या है पीछे का जो ज़्यादा व्यू है वो क्या दिखाई देगा, और दूसरा क्या होता है इसमें जो इमेज है वो हमेशा क्या बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, सीधी इमेज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कुछ यूजेस जो है इसके लिख सकते हो। एक दो और लिखे हुए हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला था पहला जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या मैंने कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाए हैं, जो क्वेश्चंस इस बेस पे आपको आते होते हैं, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। जैसे कि हेडलाइट ऑफ कार के अंदर कौन सा मिरर यूज होता है, साइड और रियर व्यू मिरर व्हीकल का जो तो उसमें कौन सा लगता है, सोलर फर्नेस के अंदर कौन सा लगता है। तो मैंने आपको समझा दिया, आप एक बार इसको रीड कर लेना। देन हमारे पास क्या, जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है, ए फुल लेंथ ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। तो हमें कह रहे हैं कि एक जो बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है उस पूरी बिल्डिंग को हम लोग क्या डेफिनेटली मतलब पक्का किस में देख सकते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करके, कॉन्वेक्स का, प्लेन मिरर का, या फिर दोनों का। तो अभी देखो बच्चों यहाँ पे कॉनकेव मिरर क्या करता है, मैंने बताया था कॉनकेव का क्या साइज बड़ा है तो ये हमेशा क्या बड़ी इमेज बनाता है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी उतना ही हमें क्या शीशे के अंदर कम दिखाई देगा। तो बहुत बड़ी बिल्डिंग हमें एक शीशे के अंदर कभी भी दिखाई नहीं देगी। तो पहली ऑप्शन तो हमारी बिल्कुल ही गलत है। दूसरा क्या, कॉन्वेक्स मिरर, मैंने बताया था कॉन्वेक्स क्या साइज में छोटा, तो ये क्या छोटी इमेज बनाता है। तो इसके अंदर हमें क्या है, ये जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो क्या छोटे साइज की इमेज बनेगी, तो हमें क्या पूरी बिल्डिंग क्या है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दिखाई देगी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसके अलावा क्या एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखा हुआ है जो आता होता है नीचे, जैसे कि मैंने F और R वाला लिखा हुआ है, तो दोनों को मैंने स्क्रीनशॉट लगा लिया, आप देख लेना, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक आता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। अब u और v क्या, मान लो ये हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमारा क्या मिरर पड़ा है। ठीक है, तो मिरर से क्या जितने डिस्टेंस पे हमारा क्या ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या u से रिप्रेजेंट करते हैं। u मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मान लो यहाँ पे हमारी क्या इमेज बन रही है, तो मिरर से उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट मीन्स v क्या हमारा इमेज डिस्टेंस, और f तो आपको पता ही है, पहले मैंने बता दिया फोकल लेंथ। तो देखो जिनको क्या मिरर फॉर्मूले के अंदर भी कंफ्यूजन होती है ना कि कौन कहाँ पे आएगा, तो आप देखो तीन चीजें हमारे पास f, u एंड v। तो अल्फाबेटिकली अगर हम लोग चले तो u एंड v क्या, u के बाद v आता ना, तो ये हमेशा कंबाइंड ही रहेंगे, तो ये एक साइड में रहेंगे u एंड v, तो f क्या आ जाएगा हमारा इस साइड पे आ जाएगा। उसके बाद क्या मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो हमारी इमेज बनती है उसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके अलावा क्या हमारे पास m = -v/u भी होता है, ये आपने याद करना है। अब यहाँ पे क्या एक छोटी सी चीज़ और है कि अगर हमारे जो m की वैल्यू है वो 1 हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इमेज है उसका जो साइज़ है वो एग्जैक्टली क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल है। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू इक्वल कब बनेगी, अगर मैं इसके = 1 करूँ तो ये चीज़ उधर चली जाएगी। दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसलिए क्या होता है, जब हमारा m = 1 होता है तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज का साइज क्या आता है, बिल्कुल एक्जैक्टली इक्वल होता है। अगर m क्या है <1 है तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या डिमिनिश्ड है। अगर m की वैल्यू <1 है तो साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा।
तो आपने इस चीज़ को ईजी वे में कैसे याद करना है कि कॉनकेव के लिए क्या होता है, पहले आपने लिख लेना इस तरीके से यू वी एफ एंड आर। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लो आप सीक्वेंस में, यू वी एफ एंड आर। तो कॉनकेव जो बड़ी चीज़ है वो पहले लिखेंगे, कॉनकेव छोटी है वो बाद में लिखेंगे। कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव के अंदर सारी चीज़ें क्या आती है, नेगेटिव नेगेटिव आती है, एंड कॉन्वेक्स के अंदर पहली चीज़ नेगेटिव है, बाकी की सारी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इजीली याद रह जाएगा। इस टेबल से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से मिरर के लिए यू पॉजिटिव होता है, किसके लिए नेगेटिव होता है। उसके बाद क्या, अगर मैग्निफिकेशन की बात करें एम की, तो अगर जो हमारा एम है वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एम की वैल्यू क्या है, +1 है, +2 है, जितना भी है। तो अगर हमारी एम की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स वो इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और अगर वो नेगेटिव है तो हमारी इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और हाइट जो होती है, हाइट की बात करें इस तरीके से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट को मेजर करते हैं वो प्लस में लेते हैं, और नीचे जितनी मेजर करते हैं उसको क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज -1, इट इम्प्लाइज। तो हमें क्या है, एक दिया हुआ है कॉनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन है कितनी, -1। तो हमें कह रहे हैं इसका मतलब क्या है ये बताओ। तो देखो 1 का मतलब तो क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज दोनों का साइज क्या इक्वल है, ये तो हमें क्लियर हो गया। उसके बाद क्या, माइनस का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको ऊपर बताया कि अब हमारे पास क्या होता है, एम की वैल्यू माइनस होता है तो इमेज क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बताना है। तो माइनस का मतलब क्या आ गया, इमेज क्या है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे देखो आप कौन सी ऑप्शन है, इसमें वर्चुअल है ये भी नहीं है, इरेक्ट है ये भी नहीं है, दी ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर ये भी गलत है, तो इसका आएगा नन ऑफ दी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। तो अगर हमें कह दे कि प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है उसकी मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब क्या है। तो पहले तो आप क्या नंबर देखो, 1 का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है और जो इमेज का साइज है वो हमेशा क्या है, इक्वल है। ठीक है, और प्लस का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, तो यही हमने क्या इसके आंसर में लिखना है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो साइन कन्वेंशन है इसको याद कर लेना है। तो ये था बच्चों हमारा क्या सारा मिरर वाला पार्ट इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या मैं आपको लेंस वाला पार्ट करवाऊंगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।